हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग परिसंघीय प्रणाली और एकात्मक शासन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना भी चाहिए। पहला टॉपिक है, जैसे एग्जांपल है कि राज्य लेते पहले। एक राज्य का मतलब एक राष्ट्र से भी आप समझ सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें या तो यूनिटरी सिस्टम होगा, यूनिटरी सिस्टम होगा, या होगा फेडरल सिस्टम होगा। दो प्रकार के सिस्टम हो सकते हैं, यानी यूनिटरी का मतलब एकात्मक और फेडरल का मतलब परिसंघीय। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझते चलिएगा, तभी जो है समझ पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एकात्मक, तो अब देखते हैं यूनिटरी सिस्टम किन किन देशों में, पहले थोड़ा बता देते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या लागू है। तो ब्रिटेन, यूके और फ्रांस मुख्य देश लेते हैं, बाकी छोड़ते हैं, और ETC एक्सेट्रा। फेडरल सिस्टम USA, कनाडा, ETC। तो अब देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एकात्मक सिस्टम, एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम बहुत आराम से बोल रहे हैं। जब एक प्रांत एवं केंद्र के मध्य शक्तियों का कोई विभाजन न हो, पहले तो मैं बता देता हूँ, बाद में जो है आप लोगों को लिखा भी दूँगा। जब प्रांत एवं केंद्रों के मध्य शक्तियों का कोई विभाजन न हो, बल्कि समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित हों, प्रांतों की स्वतंत्र सरकारों का गठन न हो, बल्कि प्रांत ही केंद्र के अधीन कार्य करते हैं। प्रांत जो हैं वो क्या करते हैं, केंद्र के अधीन कार्य करते हैं, और प्रांतों की स्थिति केंद्र के प्रशासनिक एजेंट के रूप में होती है, प्रशासनिक एजेंट के रूप में। तब ऐसे राज्यों को क्या कहते हैं, एकात्मक यानी यूनिटरी राज्य कहते हैं। और इससे जो निर्मित संविधान होगा वो कैसा संविधान होगा, यूनिटरी संविधान यानी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एग्जाम्पल हमने दे ही दिया आपको, ब्रिटेन और फ्रांस। तो एक बार हम लोग स्लोली बोलते हैं कि जब प्रांत एवं केंद्र के मध्य शक्तियों का कोई विभाजन न हो, बल्कि समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित हों, प्रांतों की स्वतंत्र सरकारों का गठन न होकर प्रांत केंद्र के अधीन कार्य करते हैं, और प्रांतों की स्थिति केंद्र के प्रशासनिक एजेंट के रूप में होती है, प्रशासनिक एजेंट के रूप में होती है। तो ऐसे राज्यों को एकात्मक राज्य कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग जाते हैं फेडरल सिस्टम पे। फेडरल सिस्टम का मतलब परिसंघीय प्रणाली, परिसंघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम पे आते हैं। जब केंद्र एवं प्रांत के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो, ये ध्यान रखना है आपको। परिसंघीय मॉडल क्या होता है, आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझना है। जब केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो और केंद्र एवं प्रांतों की अलग अलग सरकारें निर्मित हों, तब ऐसे राज्य को परिसंघीय राज्य कहते हैं। ठीक है, और परिसंघीय राज्य के लिए बनाए गए संविधान को ही परिसंघीय संविधान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें भारत का भी लेते हैं हम लोग। भारत, USA, कनाडा,
ठीक है। इसमें क्या आते हैं, भारत, इंडिया आता है, इंडिया, यूएसए, कनाडा, ठीक है। तो ये सब आते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। अब हम लोग परिसंघीय, हम लोगों, चूँकि भारत का परिसंघीय मॉडल है, तो इसी के बारे में समझते हैं कि भारत में परिसंघीय में भी कौन सा मॉडल है। तो हम लोग परिसंघीय को जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला है देखो, इसको इंग्लिश में ज़्यादा समझेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन। फिर दूसरा है फेडरेशन, तीसरा है यूनियन, यूनियन। तो पहले प्रकार की हम लोग पहले चर्चा करते हैं। पहला कौन सा है, कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, इनको सिस्टम से समझ लीजिए, बस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कॉन्फेडरेशन में, या फेडरेशन का सबसे कमज़ोर प्रकार का, मतलब सबसे कमज़ोर प्रकार का जो है सिस्टम है फेडरेशन में, कॉन्फेडरेशन। तो इसमें क्या होता है, केंद्र कमज़ोर, ठीक है, और तथा राज्य मजबूत होता है। इसमें केंद्र कमज़ोर, राज्य मजबूत होता है। बस आपको इसे ऐसी तरीके से समझते जाना है। जैसे इसका एक एग्जांपल भी बता देते हैं, यूएसएसआर, यूएसएसआर यानी रसिया, ठीक है। अब यूनियन वाला फेडरेशन देख लेते हैं पहले, जहाँ राज्य एवं केंद्र दोनों की संतुलन में ही होते हैं। जैसे मतलब जहाँ न केंद्र जो है, मतलब केंद्र एवं राज्य ऐसे समझते हैं, दोनों बराबर, केंद्र और राज्य दोनों बराबर होते हैं। जैसे अमेरिका, यूएसए। और उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, केंद्र क्या होगा, मजबूत, राज्य कमजोर। इसका एग्जाम्पल है भारत, कनाडा। तो इस प्रकार से ये फेडरेशन सिस्टम है। इनको बनाने के लिए तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं, जिस आधार पर इनको डिसाइड किया जाता है कि फेडरेशन रहेगा, कॉन्फेडरेशन रहेगा, यूनियन रहेगा, यूनियन प्रकार का रहेगा। तो अब ये आपको पता चला कि भारत में किस टाइप का जो है फेडरेशन है, यूनियन प्रकार का फेडरेशन है, ठीक है, यूनियन प्रकार का फेडरेशन है। अब उसके बाद हम लोग कुछ उच्चतम न्यायालय के फैसलों को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कुछ आए हैं फेडरेशन को लेकर, तो उनको हम लोग जो है देखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहला देखते हैं केशवानंद वर्सेस केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को क्या घोषित किया है, परिसंघीय घोषित किया है। केशवानंद और केरल राज्य बनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परिसंघीय घोषित किया है, ये आपको जो है पता हो गया। फिर उसके बाद दूसरा वाला मैटर है SR बम्बई वर्सेस भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को कहा है कि परिसंघीय है, एवं कहा है परिसंघीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर बताया है
परिसंघीय संविधान को। ठीक है। अब उसके बाद तो ये तो हो गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। अब हम लोग कुछ जो है विद्वानों की भी सुन लेते हैं। केसी वियर नाम के एक विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि संविधान मतलब जो है बताया है कि भारतीय संविधान क्या है, अर्धसंघ है। केसी, अब ये ध्यान रखना है, केसी वियर लिख देते हैं हम, केसी वियर अर्धसंघ की संज्ञा दी है, अर्धसंघ बताया है। फिर उसके बाद एक पहले भी चर्चा हुई है आइवर्जेनिक्स के बारे में। तो आइवर्जेनिक्स ने बताया है कि संविधान शक्तिशाली केंद्र की प्रवृत्ति वाला संविधान है, कि भारतीय संविधान शक्तिशाली केंद्र की प्रवृत्ति वाला संविधान है। और मॉरिस जोन क्या कहते हैं? मॉरिस जोन्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भारतीय संविधान समझौतावादी संघवाद, भारतीय संविधान कैसा है? समझौतावादी संघवाद है। तो आपको ये पता चला मॉरिस जोन से। अब उसके बाद ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहना है? ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि भारतीय संविधान सहकारी संघवाद पर आधारित है, सहकारी संघवाद पर आधारित है, सहकारी संघवाद पर आधारित है। अब सहकारी संघवाद एक ऐसा शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसकी हम अभी चर्चा करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले संघीय संविधान के लक्षणों पर चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। देखिए, पहला लक्षण है संघीय संविधान का कि संविधान की सर्वोच्चता रहती है वहाँ पर। फिर दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता रहती है, संविधान सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या रहता है? लिखित संविधान होता है। फिर उसके बाद इसमें जो है इसकी विशेषताओं में जो है कठोर संविधान भी रहता है। हालांकि हम लोगों का कठोर संविधान नहीं है, अमेरिका का कठोर संविधान है, कठोर संविधान। चौथा है दोहरा संविधान। ये भी हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। जो विशेषता नहीं है उन पर हम क्रॉस लगाते जाते हैं। ये हमारे संविधान की विशेषता नहीं। दोहरा संविधान का मतलब होता है केंद्र का अपना संविधान, राज्य का अपना संविधान। ठीक है, जैसे अमेरिका में। अब शक्तियों का बंटवारा, जैसे सेंट्रल और स्टेट के अंतर्गत जो शक्तियों का बंटवारा होता है, तो वही, तो शक्तियों का बंटवारा हो गया, ये भारत में है बंटवारा। दोहरी राज व्यवस्था, दोहरी राज व्यवस्था मतलब सेंट्रल और स्टेट यानी केंद्र और राज्य की। केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय होती है। केंद्रीय विधायिका कैसी होती है? द्विसदनीय होती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होती है और दोहरी नागरिकता होती है। हालांकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। तो इस तरीके से ये विशेषताएँ मतलब लक्षण हैं इसके। अब हम लोग चर्चा करते हैं सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद के बारे में अब जानते हैं। सहकारी संघवाद का आशय ऐसे संघीय प्रणाली से होता है, यानी सहकारी संघवाद हम हेडिंग डाल लेते हैं, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद से हमारा मतलब है कि ऐसे संघीय
प्रणाली से जहां केंद्र एवं प्रांतों की सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जब मिलकर कार्य करती हैं, समन्वय के साथ कार्य करती हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर कार्य करती हैं, तो ऐसी सरकारों को या ऐसे मॉडल को सहकारी संघवाद की उपमा दी जाती है। भारतीय संविधान में अनेक लक्षण विद्यमान हैं जो सहकारी संघवाद की स्थापना में सहायक हैं। इसके साथ ही अनेक गैर संवैधानिक लक्षण विद्यमान हैं जो सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन देते हैं, जो कि जो है हम आपको बताते हैं। जैसे आर्टिकल 252 आप चेक करिएगा जाकर। इसमें क्या है, दो से अधिक राज्यों की सहमति से संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर उन राज्यों के लिए कानून बनाना। तो यह लक्षण क्या है, सहकारी संघवाद का ही लक्षण है। फिर उसके बाद एक आर्टिकल 258 है। आर्टिकल 258 इसमें है संघ द्वारा राज्यों की सहमति से अपनी कार्यपालिका के क्षेत्र का कोई विषय उसे सौंपना अपनी मर्जी से। मतलब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से, ऐसे मान के चलिए कि जो है कोई विषय राज्य को सौंप दिया जाए। तो ये क्या है, सहकारी संघवाद का ही उदाहरण है। एक आर्टिकल है 262, इसमें अंतर्राज्यीय नदियों के जल बंटवारे संबंधित विवादों का समाधान संसद के द्वारा करना होता है। तो यह भी एक अंतर्राज्यीय जो है, मतलब जो है समन्वित यानी सहकारी संघवाद का जो है उदाहरण है। आर्टिकल 263 है जो कि अंतर्राज्यीय परिषदों का जो है गठन करता है। अंतर्राज्यीय परिषदों में राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने एवं समन्वय की स्थापना के लिए बनाया गया था आर्टिकल। तो इस तरीके से और भी आर्टिकल हैं जो आपको, जैसे हम लिख देते हैं, बाकी आप पढ़ लेना। 279 का ए है, वो जीएसटी परिषद से संबंधित है, और 280 है वित्त आयोग से संबंधित है, और 290 है भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य कुछ खर्चों का समायोजन है। तो ये सब जो है आप देख लेना। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो गैर संवैधानिक प्रावधान यानी स्टैच्यूरी बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इस पर हम लोगों की चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।